हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर ऑल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, जिसका टॉपिक रहेगा हमारा मेथड्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के तरीके। दिस इज क्लास नंबर 3 फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। इससे पहले मैं 2 क्लासें ऑलरेडी ले चुका हूं, अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लेना। एक में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च और दूसरे में हमने डिस्कस किया था प्लेजरिज्म, जो कि एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टार्टिंग की जो दोनों क्लास हैं, इसकी मैं कंप्लीट क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दूंगा और प्लेलिस्ट बना करके आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इन सभी क्लासेस को देख सकें। चलिए गाइस आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो आप हमें। कई बार क्या होता है, मैं वीडियोस बना करके इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता हूं, तो मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, लाइक पीएचडी एंट्रेंस के फॉर्म कब निकलने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के कोई फॉर्म निकलते हैं। तो अगर इन केस मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो मैं आपको सोशल मीडिया हैंडल के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सो सिंपली आपको सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटोर। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे मैं आ जाऊंगा, ऐसे आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, फेसबुक पे सर्च करेंगे तो मैं आ जाऊंगा। आप इन चीजों को जरूर फॉलो करें। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। और रिसर्च मैथोलॉजी का पीएचडी एंट्रेंस और यूजीसी नेट का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आप यूजीसी नेट मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप आईओएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा मेथड्स ऑफ रिसर्च, मतलब अनुसंधान के तरीके। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स समझेंगे हम। जितने भी इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो रिसर्च की जो बेसिक डेफिनेशन है, इसको ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। रिसर्च इज जनरली एन अप्रोच फॉर गेनिंग नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेट, राइट एंड डल फर्दर एंड टू डिस्ट्रीब्यूट डेटा। सो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अनुसंधान आमतौर पर ज्ञान प्राप्त करने का एक दृष्टिकोण है, जिसमें डेटा की व्याख्या की जाती है, लेखन होता है, गहराई से इन चीजों को समझा जाता है और इन चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। सो फॉर इंश्योरिंग that a fulfilling experience is delivered, it is essential that the research is premium in its quality, and that's where research methods come to the rescue। तो अगर हमें जो रिसर्च करनी है वो एक्यूरेसी के साथ करनी है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए, जो हम रिसर्च कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से रिसर्च हम कर पाए, जो रिजल्ट ड्रॉ करना चाहते हैं वो एक्चुअल में रिजल्ट निकले, तो इसलिए हमें रिसर्च मेथड का यूज करना पड़ता है। जितने अच्छे हमारे रिसर्च मेथड्स हम यूज करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना ही अच्छे से जो रिजल्ट है हमारा वो निकल करके आएगा। तो इसलिए रिसर्च मेथड्स को समझना और इनको इंप्लीमेंट करना रिसर्च में बहुत जरूरी हो जाता है। सो मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं? पहला होता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इनको मैं आज की इस क्लास में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिकॉज ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेथड्स ऑफ रिसर्च है, इसके अलावा भी काफी सारे हो सकते हैं। तो चलिए गाइस डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्या आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट आपका एनालिटिकल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च एंड एम्पिरिकल रिसर्च। तो चलिए गाइस एक इन सभी मेथड्स को हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं और डिस्कस करते हैं इन सभी मेथड्स को। और देखो ये आज की जो क्लास है ना सिर्फ आपकी पीएचडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है एंट्रेंस के लिए, बल्कि आपका जो नेट एग्जाम होता है वहां पर भी ये जो टॉपिक है ये कॉमन है, मेथड्स ऑफ रिसर्च, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके नेट एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए इस पूरी क्लास को। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आपका पहला जो मेथड है दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, नाम से पता चल रहा होगा, वर्णनात्मक अनुसंधान। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज अ फॉर्म ऑफ रिसर्च दैट incorporates surveys as well as different varieties of fact finding investigations। क्या बोला जा रहा है कि वर्णनात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिसमें सर्वेक्षणों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की तथ्य खोज की जांच जो है वो शामिल होती है। सो दिस फॉर्म ऑफ रिसर्च फोकस्ड ऑन डिस्क्राइबिंग द प्रिवेलिंग स्टेट। क्या करना है? डिस्क्राइब करना है आपको, वर्णन करना है ऑफ अफेयर्स एज दे आर। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज ऑल्सो टर्म्ड एज एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। इस नाम से भी इसको कई बार जाना जाता है। तो एक्स पोस्ट फैक्टर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको हम ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। देखो डिस्क्रिप्टिव नाम से पता चल रहा है कि जिस तरीके से कोई चीज है उसको उसी तरीके से एक्सप्लेन कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिसर्च करने जा रहे हो
कि आपके एक 12th क्लास की जो एक 12th क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो वो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से उनका जो ग्रोथ है स्कूल में किस तरीके से हो रहा है। अगर आप इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इन चीज़ों को नोट डाउन करना है, मतलब उनको एक्सप्लेन कर देना कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं यहाँ पर, किस तरीके से चीज़ें करी जा रही हैं। तो सिंपल टर्म्स में आपको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है इन चीज़ों का, जिस भी चीज़ को लेकर के आप रिसर्च कर रहे हो, उन टॉपिक्स को, उन फैक्ट फाइंडिंग्स को आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब कर देना है। दैट्स इट। So this research form emphasize on factual reporting. The researcher cannot control the involved variables and can only report the details as they took place or as they are taking place. तो ये देखो बहुत ही इम्पॉर्टेंट खूबी है, कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स है इस रिसर्च का। ध्यान से समझना क्या बोला जा रहा है कि यह शोध प्रपत्र तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पर जोर देता है। शोधकर्ता इसमें शामिल चर को नियंत्रित नहीं करता और केवल विवरणों की रिपोर्ट कर सकता है, जिसे जैसे वे घटित हुए थे या जैसे वे घटित हो रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर चीजें हो रही है ना, आप उसमें कुछ भी मिलावट नहीं कर सकते। जो हो रहा है आपको सिंपली उसी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देना है कि चीजें इस तरीके से हो रही हैं। दैट्स इट। आपको याद होगा एक्सपोज्ड फैक्टों का मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जब कोई फैक्ट हो जाता है उसके बाद जो रिसर्च की जाती है, जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन उड़ रहा है और वो उड़ते 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 क्रैश कर गया, गिर गया जमीन में। अब इसके ऊपर रिसर्च की जा रही कि भाई कैसे गिरा, क्या हो गया था। तो ये जो चीजें है ना, ये क्या है कि फैक्ट हो गया। अब जो रिसर्चर है इसमें कुछ भी नहीं कर सकता कि उस एरोप्लेन को गिरने से बचाया जा सके, तो ऑलरेडी गिर गया ना, हो गया वो। अब सिंपली आपको इसको डिस्क्राइब करना है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कैसे गिरा था। तो इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए जो है इसके अंदर सिंपल तरीके से आपको चीजों को डिस्क्राइब करना होता है। So ex post facto studies also include attempt by researchers to discover causes even when they cannot control the variables. आप कंट्रोल नहीं कर सकते बट causes का पता लगा सकते हो कि भाई क्यों हुआ था, क्या रीजन था। The descriptive research method are mainly observation हो सकता है, सर्वे हो सकता है, फिर केस स्टडी हो सकती है। जैसे एरोप्लेन गिर रहा था तो अगर किसी ने ऑब्जर्व किया उसको गिरते हुए, किसी इंसान ने देखा जमीन में खड़े हुए कि भाई यहाँ पर एरोप्लेन गिर रहा है, वो जमीन में गिर गया, तो इससे पूछा जाएगा कि आपने क्या देखा। तो देखेगा कि वो बोलेगा कि मैंने देखा कि एरोप्लेन में आग लग गई थी। तो उस केस में जब रिसर्च करी जा रही तो उसमें एक फैक्ट ये डाला जाएगा कि प्लेन में गिरने से पहले आग लग गई थी। तो ये क्या है कि चीजों को ऑब्जर्व करके चीजों को समझा जा रहा है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं, जिसको कई बार हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आपका आता है एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है, इसी का एक पार्ट आप कह सकते हो। नेक्स्ट आपका एनालिटिकल रिसर्च। नाम से पता चल रहा है विश्लेषणात्मक, मतलब एनालिटिकल है, रिसर्च करने में आप एनालाइज कर रहे हो चीजों को। सो एनालिटिकल रिसर्च इज फॉर्म ऑफ रिसर्च वेयर द रिसर्चर हैज टू मेक डू विद द डेटा and factual information available at their behest and interpret this information to undertake an acute evaluation of the data। देखो सिंपल तरीके से बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि अनुसंधान का एक रूप है ये, जो कि शोधकर्ता को अपने आदेश पर उपलब्ध डेटा और तथ्यात्मक जानकारी के साथ काम करना होता है। डेटा का गहन मूल्यांकन करना है, बस यही, इसी वजह से इसका नाम एनालिटिकल पड़ जाता है। बिकॉज ये जो है ये डेटा को इंटरप्रेट करता है, बहुत ही डीपली समझता है, चीजों को एनालाइज करता है, उसके बाद जो है रिजल्ट ड्रॉ किया जाता है। तो क्या करना है, सिंपल तरीके से आपको डेटा इकट्ठा करना है, उसको बहुत ही इन डेप्थ स्टडी करनी है। एनालिटिकल, जो एनालिटिकल इन नेचर होती है रिसर्च, उसको हम एनालिटिकल रिसर्च के नाम से जानते हैं, सिंपल है ना। सो दिस फॉर्म ऑफ रिसर्च इज ऑफन अंडरटेकन बाय रिसर्चर्स टू अनकवर सम एविडेंस दैट सपोर्ट्स देयर present research and which makes it more authentic. It also undertaken for concocting fresh ideas relating to the topic on which the research is based। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, डेटा उसको सपोर्ट करता है कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आया है। वैसे जनरली सभी चीजों में ऐसा होता है, लेकिन ये ज्यादा चीजें ऑथेंटिक हो जाती हैं बिकॉज डेटा के बेस पे आप रिजल्ट ड्रॉ कर रहे हो। यहाँ पे आप चीजों को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो, जैसे लास्ट डिस्क्रिप्टिव थी उसमें चीजों को डिस्क्राइब करते हो। यहाँ पे डेटा इकट्ठा करके आप उसको एनालाइज कर रहे हो, इसको इंटरप्रेट कर रहे हो, और इस वजह से चीजें जो है ज्यादा ऑथेंटिक हो जाती हैं, ज्यादा रिलायबल हो जाती हैं। सो इस तरह की जो रिसर्च होती है वो कहाँ पे यूज की जाती है? फ्रॉम कंडक्टिंग मेटा एनालिसिस, लिटरेरी रिसर्च और साइंटिफिक ट्रायल्स एंड लर्निंग पब्लिक ओपिनियन। देयर आर मेनी मेथड्स थ्रू विच द रिसर्च इज डन। तो बहुत से तरीके हैं जिसके थ्रू इस रिसर्च को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आपका अप्लाइड रिसर्च। व्हेन अ बिजनेस और से द सोसाइटी इज फेस्ड व्हेन एन इशू that needs an immediate solution or resolution,
अप्लाइड रिसर्च द रिसर्च टाइप दैट कम्स टू द रेस्क्यू। तो अप्लाइड रिसर्च क्या करती है, जो कि आपको इमीडिएट सॉल्यूशन देती है। किस चीज़ का सॉल्यूशन देती है, जब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए सोसाइटी में या बिजनेस में, जो हमारी डेली लाइफ होती है उसमें कोई बड़ा इशू हो जाए, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, जैसे कोरोना आ गया था, तो उस केस में अप्लाइड रिसर्च का यूज़ किया गया, बिकॉज ये रियल लाइफ आपकी बड़ी प्रॉब्लम है, इसका हमें इमीडिएट सॉल्यूशन निकालना है जितना जल्दी हो सके। सो वी प्राइमरली मेक यूज ऑफ अप्लाइड रिसर्च व्हेन इट कम्स टू रिजॉल्विंग द इश्यूज प्लेगिंग आर डेली लाइफ्स, इम्पैक्टिंग आवर वर्क हो गया, हेल्थ हो गया, वेलफेयर हो गया। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उनमें से कोई अगर इन सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसको हमें इमीडिएट तरीके से उसको ठीक करना है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, तब वहां पर अप्लाइड रिसर्च यूज की जाती है। दिस रिसर्च टाइप इज अंडरटेकिंग टू अनकवर solutions for issues relating to varying sectors like education, engineering, psychology और बिजनेस। तो अलग अलग फील्ड में इस रिसर्च का यूज किया जाता है। याद रखना, अप्लाइड रिसर्च में साइंटिफिक मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड का यूज करते हुए हम रियल लाइफ जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये आपको दो टर्म याद रखने हैं कि एक तो अप्लाइड रिसर्च में रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कही जाती है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या हमारे हेल्थ से रिलेटेड हो, डेली लाइफ से रिलेटेड हो, वेलफेयर से रिलेटेड हो, और इसमें साइंटिफिक मेथड्स का जनरली हम यूज करते हैं, ठीक है, मेथड्स, इस मेथड को इंप्लीमेंट करने में। सो 3 टाइप्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च आर, अप्लाइड रिसर्च की 3 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। पहले होती है आपकी इवेल्युएशन रिसर्च, फिर आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको हम लोग R&D बोलते हैं। आपको पता होगा कंपनियों में R&D चलती रहती है ऑल टाइम, है ना। और नेक्स्ट आता है आपका एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। याद रखना, ये भी आपकी अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट है, एक्शन रिसर्च। तो क्या है ये तीनों समझ लेते हैं। इवेल्युएशन रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च वेयर प्रिवेलिंग डेटा रिगार्डिंग द टॉपिक इज इंटरप्रेटेड टू अराइव एट प्रॉपर डिसीजन। क्या बोला जा रहा है कि अनुसंधान जहां विषय के संबंध में प्रचलित आंकड़ों की व्याख्या उचित निर्णय पहुंचने के लिए की जाती है। तो यहाँ पर जनरली हम चीजों को इवेल्युएट करते हैं कि भाई इस चीज को इवेल्युएट करने के बाद क्या रिजल्ट निकलेगा। प्रॉपर डिसीजन पे पहुंचने के लिए आप चीजों को इंटरप्रेट करते हो, उसको इवेल्युएट करते हो, जो चीजें आपके सामने होती है, जो भी आपके पास डेटा होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, वी फोकस इज ऑन सेटिंग अप फ्रेश प्रोडक्ट और सर्विसेज विच फोकस ऑन द टारगेट मार्केट रिक्वायरमेंट्स। मतलब यहाँ पर जनरली हम बिजनेस में R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर हमें टारगेट मार्केट को टारगेट करने के लिए किस किन किन चीज़ों को फोकस करनी चाहिए, किस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहिए, फ्रेश प्रोडक्ट बनाएं या सर्विस बनाएं, किस तरीके से चीज़ें हम और कर सकते हैं बिजनेस में जिससे हमारा बिजनेस इंप्रूव करे। तो इसके लिए R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये लोग जनरली अप्लाइड रिसर्च ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपका एक्शन रिसर्च विच एम्स एट ऑफरिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर सर्टेन बिजनेस इश्यूज बाय गिविंग देम प्रॉपर डायरेक्शन। तो ये क्या है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे बात करता है, वही है अप्लाइड रिसर्च। क्या है, अप्लाइड रिसर्च में भी सेम यही होता है। अप्लाइड रिसर्च में क्या करते हैं हम लोग, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो ये जो एक्शन रिसर्च है वो उसी की टाइप है, तो इसके अंदर भी सेम काम हो रहा होगा। तो प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए बिजनेसेस को रियल लाइफ इश्यूज को ठीक करने के लिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं। जनरली ये जो चीजें होती हैं ज्यादातर बिजनेस में होती हैं एक्शन रिसर्च वाली, बिकॉज इसमें क्या है कि हम चीजों को की प्रॉब्लम क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हमारी सेल्स डाउन हो गई, हमारी जो सेल्स है वो ज्यादा अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो क्यों नहीं हो पा रही है, हम चेक करेंगे, डेटा देखेंगे, प्रीवियस डेटा क्या है, एट प्रेजेंट क्या प्रॉब्लम आ रही है। इन चीजों को इस तरीके से एनालाइज किया जाएगा, इसको हम लोग एक्शन रिसर्च कहेंगे, जहां पर चीजों को हम समझते हैं, प्रैक्टिकली चीजों का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपकी फंडामेंटल रिसर्च, बोले तो मौलिक अनुसंधान। अब फंडामेंटल जो रिसर्च होती है ये एक तरीके से बिल्कुल बेसिक रिसर्च में आती है, बिकॉज ये एक प्राइमरी रिसर्च है, ये ऑलरेडी चीजें हो रही हैं लाइफ में, उसी को आप एक्सप्लेन कर रहे हो। सो दिस इज रिसर्च टाइप दैट इज प्राइमरली कंसर्न विद द फॉर्मुलेटिंग अ थ्योरी। एक थ्योरी को फॉर्मुलेट करना, जैसे न्यूटन के सर के ऊपर सेब गिरा, एप्पल गिरा, उन्होंने थ्योरी निकाल दी कि भाई ग्रेविटी है ये, तो ये क्या है, दिस इज फंडामेंटल रिसर्च। सो यहाँ पर थ्योरी बना दी जाती इन चीजों को लेकर के, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर नेचुरल फिनोमिना। आप समझ लो कि नेचुरल तरीके से चीजें कैसे हो रही हैं, जैसे कि भाई गति के 3 नियम होते हैं। यह गति का नियम होता है कि अगर आप आगे धक्का दोगे तो पीछे भी आपको धक्का लगेगा, या जो हमारी पृथ्वी जो अर्थ है वो सन के आसपास राउंड कर रही है, घूम रही चारों तरफ गोल 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 गोल, तो ये क्या है, नेचुरल फिनोमिना है। तो अगर इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की जा रही है, भाई क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, फॉर्मुलेट कर देंगे, इसके बारे में थ्योरी बना देंगे कि हाँ चीजें ऐसे होती हैं, तो ये क्या फंडामेंटल रिसर्च कहलाएगी। फंडामेंटल रिसर्च एम्स टू डिस्कवर इन्फॉर्मेशन विद एन एक्सटेंसिव एप्लीकेशन बेस सप्लीमेंटिंग
द एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट इन सर्टेन फील्ड और इंडस्ट्री। मतलब वो चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है, आप पृथ्वी को नहीं घुमा रहे सन की तरफ, वो ऑलरेडी घूम रही है, बस आपको बताना कि घूम क्यों रही है, क्या रीजन क्या है उसका। मतलब सेब जो गिरा वो हमारे सर के ऊपर भी तो गिर सकता है, और गिरते ही हैं। हम लोग कहीं बैठे हो पार्क के नीचे, किसी पार्क में बैठे हो, किसी पेड़ के नीचे, कुछ गिर गया हमारे सर के ऊपर, तो ये क्या है, ये चीजें ऑलरेडी हो रही हैं। मतलब आप गिराने नहीं जा रहे कि आप पार्क गए फिर पेड़ के ऊपर चढ़ के कुछ खुद तोड़ के गिरा रहे हो नीचे, नहीं, वो नेचुरली हो रही है, वो नेचुरल फिनोमिना है, ऑलरेडी हो रहा है, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आपने उसको आइडेंटिफाई किया, उसको फॉर्मुलेट कर दिया थ्योरी में, तो वो एक फंडामेंटल रिसर्च कहलाएगी। रिसर्च ऑन प्योर मैथमेटिक्स हो गया, रिसर्च रिगार्डिंग जनरलाइजेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन हो गया, ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। देखो नेचुरल फिनोमिना जो होता है वो सिर्फ चीजों के साथ नहीं होता कि एप्पल नीचे गिर रहा है, हम ह्यूमन के साथ भी होता है। हम लोग नेचुरली हम लोग बिहेव करते हैं, जैसे सांस लेना, हम जो सांस लेते हैं नेचुरली हम लोग सांस ले रहे हैं, है ना, हम अपनी मर्जी से उसको सांस नहीं ले रहे, बचपन से नेचुरली चीजें चल रही हैं। दिल का धड़कना नेचुरली हो रहा है, हम तो नहीं कर रहे, है ना। तो ये क्या है, ये चीजें नेचुरली हो रही हैं। ऐसे जो हमारे बिहेवियर है, ह्यूमन का जो बिहेवियर है, वो भी कई बार हमारा नेचुरल बिहेवियर होता है। जैसे नेचुरल बिहेवियर क्या है, हम दो पैरों से चलते हैं, हमारा नेचुरल बिहेवियर है। आप कोशिश करो अपने दो हाथों से चलने की, नहीं चल पाओगे। तो जो नेचुरल तरीके से हम चीजें बिहेव करते हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उस पर रिसर्च करना, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। दिस फॉर्म ऑफ रिसर्च इज मेनली कैरिड आउट इन सेक्टर्स लाइक एजुकेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया। इस तरह के जो फील्ड है इसमें इस तरह के मेथड का यूज किया जाता है। आई होप चीजें समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो रही है ना। बाकी देखो हिंदी में लिखा हुआ है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं आप लोग स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लिया करो, अगर चीजें समझ में आए तो आपको भी चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा एक चीज ना आप लोगों से यार मैं ना मतलब एक शिकायत रहती है आपसे, आप लोग जैसे ये लेक्चर में ले रहा हूँ, आप इस लेक्चर को शेयर नहीं करते। आप जो अपडेट आते हैं, जो न्यूज आती है उनको तो आप शेयर कर देते हो, इस तरह के लेक्चर्स को शेयर नहीं करते, फिर ज्यादा एंगेजमेंट नहीं आती, ज्यादा व्यूज नहीं आते, फिर मन नहीं करता इस तरह के लेक्चर्स बनाने का। अगर आप चाहते हो कि इस तरह के लेक्चर्स और भी बनाए जाए फ्यूचर में और फ्री में आपको कंटेंट अवेलेबल करवाया जाए यूट्यूब पर, तो इसके लिए आपको सिंपली शेयर करना है। इन वीडियोस को शेयर कर दो, जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इसके अलावा अगर किसी ग्रुप में आप ऐड हो तो उस ग्रुप में शेयर कर दो, वीडियोस पे एंगेजमेंट आएगा, ज्यादा व्यूज आएंगे तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा इस तरह के कंटेंट को क्रिएट करने में, आपके लिए क्लासेस लेने में। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट रहती है, तो शेयर करके लाइक भी कर दिया करो लेक्चर को, प्लस कमेंट करके बताया करो कि लेक्चर आपको कैसे लगते हैं। कमेंट जरूर किया करो कि लेक्चर आपको कैसा लगता है, तो इससे भी मोटिवेशन मिलती है हमें आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। नेक्स्ट आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च, दैट इज मात्रात्मक अनुसंधान। नाम से पता चल रहा है क्वांटिटी का, इसमें क्वांटिटी की बात की जा रही है, मतलब डेटा की बात की जा रही होगी, है ना। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च एज द नेम सजेस्ट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमिना। इट फोकस ऑन गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा, यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा की बात की जा रही है, एंड कैन बी अडॉप्टेड फॉर डिस्कवरिंग एनी एवरेज और पैटर्न फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस। तो यहाँ पर किसी भी तरह की आप रिसर्च कर रहे हो जिसमें आप न्यूमेरिकल डेटा को इकट्ठा कर रहे हो, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे एवरेज निकाला जा सकता है ना, जिससे चीजों को पैटर्न को ड्रॉ किया जा सकता है न्यूमेरिकल डेटा का यूज करते हुए, जिससे डिसीजन लेने में इजी हो, है ना, प्रेडिक्शन की जा सके कि हाँ ऐसा होने वाला है। जैसे पिछले साल जो बारिश हुई थी वो 10 मिलीमीटर हुई थी, इस साल 15 मिलीमीटर हुई है, अगले साल 20 मिलीमीटर होगी, उसके अगले साल कितनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है 25 होने वाली है ना, क्योंकि बढ़ रहा है। तो एक पैटर्न से ड्रॉ हो जाता है, जिससे चीजें जो समझना है वो ईजी हो जाती हैं। तो अगर इस तरह की कोई रिसर्च की जा रही है तो वो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च हो जाएगी। दिस फॉर्म ऑफ रिसर्च इज नंबर बेस्ड एंड it lies under two main research types. It makes use of table data and graphs to reach a conclusion. The outcomes generated from this research are measurable and can be repeated, unlike the outcomes of qualitative research. This research type is mainly adopted for scientific field research based. तो guys इसके अंदर जनरली क्या करते हैं हम लोग कि डेटा को यूज कर रहे होते हैं रिसर्च को हम करने में, और साइंटिफिक मेथड जो है साइंटिफिक तरीके से चीजों को यहाँ पर हम चीजों को ठीक करने में, रिसर्च करने में यूज कर रहे होते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब सिंपल हो गया कि डेटा को यूज करना रिजल्ट ड्रॉ करने में। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो सकता है, सर्वे हो सकता है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन हो सकता है, सेकेंडरी रिसर्च हो सकती है। ये जो है आपके मेथड्स हो सकते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि चीजें जो वेरिएबल होती हैं उनको हम देखते हैं कि भी किस तरीके से बिहेव हो रहा है, और उस बिहेवियर को हम नोट डाउन करते हैं डेटा के तौर पर, देन उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। सर्वे जो होता है वो आपको पता होगा कि कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, फेस टू फेस सर्वे हो सकता है, फोन पे हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है। तो इसमें हम डेटा इकट्ठा करते हैं और जनरली उस डेटा को फिर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके उस पर रिसर्च करते हैं। ऑब्जर्वेशन हो सकती है, किस तरीके से चीजें हो रही हैं, जैसे हम एक रोड को देख रहे हैं कि उस रोड पे कितने बाइक या कितनी कार गुजर रही हैं, किस कंपनी की कितनी कारें जा रही हैं, इस तरह की ऑब्जर्वेशन हो सकती है। सेकेंडरी रिसर्च जो होती है आपकी ऑलरेडी डेटा अवेलेबल, जैसे नेशनल सर्वे हुआ,
पॉपुलेशन का सर्वे किया गया, अब उस डेटा का आप यूज कर रहे हो अपनी खुद की किसी पर्सनल रिसर्च करने में, तो इस तरीके का सेकेंडरी रिसर्च हो सकती है जिसमें आपका जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल था आपने उसको यूज कर लिया। नेक्स्ट आती है इसमें आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च, दैट इज गुणात्मक शोध। तो नाम से पता चल रहा है कि क्वालिटी की बात की जा रही है, यहाँ पर क्वांटिटी की बात नहीं की जा रही है। सो एज द नेम सजेस्ट दिस फॉर्म ऑफ रिसर्च इज मोर कंसिडर्ड विद द क्वालिटी ऑफ अ सर्टेन फिनोमिना, इट डाइव्स इनटू व्हाई अलोंगसाइड द व्हाट। तो यहाँ पर क्या है कि हम व्हाई की कोशिश करते हैं ढूंढने की और व्हाट की भी कोशिश करते हैं, मतलब क्यों हुआ और क्या हुआ दोनों की बात कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस लेट्स कंसिडर अ जनरल न्यूट्रल क्लोथिंग स्टोर विच हैज मोर वीमेन विजिटिंग इन दैम। तो एक हमने एक नेचुरल फिनोमेना हमने देखा कि एक न्यूट्रल हमने देखा कि एक न्यूट्रल क्लोथिंग स्टोर है, मतलब जहां पर दोनों तरह के कपड़े पाए, दोनों तरह के कपड़े हैं, लड़कियों के भी हैं लड़कों के भी हैं, लेकिन उस शोरूम में उस स्टोर में ज्यादातर जो है वो विमेन विजिट करती हैं, मैन ज्यादा विजिट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके लिए फिर हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। सो इसमें क्या होगा, व्हाई मैन आर नॉट विजिटिंग द स्टोर बाय कैरिंग आउट एन इन डेप्थ इंटरव्यू ऑफ सम पोटेंशियल कस्टमर इन दिस कैटेगरी। तो हम सिंपल इंटरव्यू ले सकते हैं जो हमारे कस्टमर है या जो पहले कस्टमर हुआ करते थे हमारे, उनसे पूछेंगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चाहिए आपको, क्या कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको। तो ये जो है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगी। दिस फॉर्म ऑफ रिसर्च इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग टू द बॉटम ऑफ द रीजन फॉर ह्यूमन बिहेवियर, देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाई सर्टेन एक्शन आर टेकन बाय पीपल और व्हाई दे थिंक सर्टेन थॉट्स। तो यहाँ पर क्या है कि चीजों को व्हाई समझने की कोशिश करते हैं कि चीजें क्यों हो रही हैं, क्या रीजन है इसके पीछे का। तो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। और इसके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, इसमें चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इंटरव्यू लिए जा सकते हैं, फोकस ग्रुप होता है। दिस इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चंस एंड डिस्कशन अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू जनरेट कंक्लूजन फ्रॉम द सेम। मतलब हमने अपने जो मैनेजर हैं या जो हमारे एम्प्लॉय हैं या जो हमारे कस्टमर हैं उनको हमने बुलाया, 10 से 15 लोगों का ग्रुप बनाया और उनसे क्वेश्चन पूछने कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये इसको हम फोकस ग्रुप कहेंगे कि भाई इन चीजों को हमने यहाँ से पूछने की कोशिश करी जिससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। सर्वे करवा सकते हैं हम लोग, अपने कस्टमर से सर्वे करवा लो, क्वेश्चनियर फिल करवा लो, इससे पता चल जाएगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। सेकेंडरी रिसर्च हो सकती है जहां पर ऑलरेडी डेटा इकट्ठा है और उस डेटा को आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर भी चीजें हो जाती हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर हमने यहाँ पर भी सेकेंडरी रिसर्च का यूज कर लिया है ना, और इसमें भी हमने सेकेंडरी डेटा का यूज किया था। तो हाँ ऑब्वियसली बात कर सकते हो, तो डेटा की बात की जा रही है ना, हम ये नहीं कह रहे कि रिसर्च ही कंप्लीट तरीके से अलग हो गई। मेथड्स हो सकते हैं चीजों को इकट्ठा करने की, चीजों को समझने के। ठीक है, बाकी हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, दैट इज वैचारिक अनुसंधान। This research is related to an abstract idea or a theory. It is adopted by thinkers and philosophers with the aim of developing a new concept or to re-examine the existing concept. यहाँ पर क्या हो रहा है कि शोध किसी अमूर्त विचार या सिद्धांत से संबंधित है। ऐसे विचारकों और दार्शनिकों को द्वारा एक नई अवधारणा विकसित करने या मौजूदा अवधारणाओं की फिर से जांच करने के उद्देश्य से अपनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जनरली हम लोग एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम चीजों को री-एग्जामिन भी कर रहे होते हैं। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज मेनली डिफाइंड एज मेथोडोलॉजी इन विच द रिसर्च इज कंडक्टेड बाय observing and interpreting the already present information on a present topic. It does not include carrying out any practical experiment. क्या बोला जा रहा है कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है इसमें रिसर्च की, that is it is mainly defined as methodology in which the research is conducted by observing and interpreting the already presented information. मतलब चीजें ऑलरेडी प्रेजेंटेड है उन्हीं को आप इंटरप्रेट कर रहे हो, है ना, और किसी प्रेजेंट टॉपिक को लेकर के। सो वैचारिक अनुसंधान को मुख्य रूप से एक ऐसी पद्धति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी वर्तमान विषय पर पहले से मौजूद जानकारी का अवलोकन और व्याख्या करके अनुसंधान किया जाता है। इसमें कोई व्यावहारिक प्रयोग करना शामिल नहीं होता है, मतलब कोई आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, ऑलरेडी चीजें अवेलेबल है, आप उन्हीं का यूज करते हुए चीजों को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, चीजों को ऑब्जर्व करके या इंटरप्रेट करके आप चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो। तो लास्ट इसमें आता है आपका empirical research, that is अनुभाविक अनुसंधान. So this is research method that focus solely on aspect like observation and experience without focusing on a theory or system. So यहाँ पर अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, यूजीसी नेट एग्जाम में बनाता है एम्पिरिकल रिसर्च के ऊपर, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए क्या बोला जा रहा है। This is a research method that focus solely on aspect like observation and experience without focusing on the theory or system. यह एक शोध पद्धति जो सिद्धांत प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किए बिना केवल अवलोकन और अनुभव जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है।
It is based on data and it can churn conclusion that can be confirmed or verified through observation and experiment. Empirical research is mainly undertaken to determine proof that certain variables are affecting the others in a particular way. तो यहाँ पर क्या है कि हम चीजों को समझते हैं कि एक जो वेरिएबल है वो दूसरे को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, डेटा पर आधारित है या उन निष्कर्षों का मंथन कर सकता है जिन्हें अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से पुष्टि या सत्यापित किया जा सकता है। अनुभव व्यंजन अनुसंधान मुख्य रूप से यह प्रमाण निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कुछ चर दूसरों को एक विशेष तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, मतलब एक वेरिएबल दूसरे को प्रभावित कर रहा है। सो दिस काइंड ऑफ रिसर्च कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। याद करो मैंने आपको बताया था कि पैरासिटामोल कोरोना पे असर करती है या नहीं करती, याद होगा आप सभी को। यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि पैरासिटामोल खिला करके देखी, पहले एक टैबलेट देके देखी असर कर रहा है, तो हमने फिर 2 टैबलेट देके देखी, फिर 3 टैबलेट करके देखी। तो यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं, तो ये जो है उस तरीके से आपकी इंपेरिकल रिसर्च होती है। इन दिस रिसर्च इट इज एसेंशियल दैट ऑल द फैक्ट आर रिसीव्ड फर्स्ट हैंड, मतलब पहली बार ये चीजें हमें करनी पड़ेगी, करके देखना पड़ेगा डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, सो दैट द रिसर्चर कैन एक्टिवली गो एंड कैरी आउट द एक्शन एंड मैनिपुलेट द कंसर्न मटेरियल टू गेन द इन्फॉर्मेशन ही रिक्वायर्स। तो यहाँ पर क्या है कि चीजों को एक्सपेरिमेंट करके आप चीजें कर सकते हो, डेटा इकट्ठा कर सकते हो, देन उसके ऊपर आप रिजल्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। ये आपकी इंपेरिकल रिसर्च एक जो है आपके रिसर्च मेथड का एक पार्ट है। अब गाइस आप लोग मुझे आंसर करेंगे विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इसमें से कौन सा है, विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन है ABCD। आप लोग मुझे कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और जितने बच्चे रिप्लाई करेंगे उनका आंसर फिर मैं उनको बताऊंगा कि भाई एग्जैक्ट आंसर क्या था। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप PhD एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के सीरियस हो और इसकी तैयारी एग्जाम टारगेटेड करना चाहते हो, तो इसकी जो तैयारी है हम आपको सिर्फ 999 में करवा रहे हैं। बहुत ही मिनिमम फीस हमने रखी है इसकी। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, इसके अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा PDF नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। तो कंप्लीट कंटेंट इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में रहेगा, जैसे मैंने आज की इस क्लास में पढ़ाया है, तो किसी की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो गाइस इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से UGC नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में भी। इसके अलावा UGC नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का एक तरीका है कि आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो, तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी भी करवाई जा रही है यहाँ पर। तो इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से UGC नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।